Hello, students. Now we continue for this chapter number 17 Forest, your lifeline. Now, activity 17.3, dig a small pit, put vegetable waste and leaves in it, cover them with soil, add some water. After 3 days, remove the upper layer of the soil. Does the pit feel warm inside? एक छोटा गड्ढा खोदिए और इसे सब्जियों के कचरे या सूखी पत्तियां इनसे ढक भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल यानी पानी भी डाल दीजिए। 3 दिन के बाद जब आप मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाते हैं तो आपको गड्ढा भीतर से गर्म लगता है। पहली आस्क देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर। पहली ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री। पहली ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम फैक्ट्रीज के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद said, you have read about autotrophs, heterotrophs and saprotrophs. You have learned how green plants produce food. All animals, whether herbivorous or carnivorous, depend ultimately on plants for food. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. For example, grass is eaten by insect it is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. This is said to form a food chain. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा कि हर एक पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। सभी जंतु, चाहे वह शाकाहारी हो या मांसाहारी, भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? भोजन के लिए पादप पर निर्भर करते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों के द्वारा खाया जाता है और इन कीटों को मेंढक खा जाते हैं और मेंढक को सर्प खा जाते हैं और इसे हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से फूड चेन कहा जाता है। घास, कीट, मेंढक, सर्प और उका। Many food chains can be found in the forest. All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affects other food chain. Every part of the forest is depend on the other parts. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। यदि एक खाद्य श्रृंखला में कोई रुकावट या कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग दूसरे भाग पर अन्य भाग पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens.
They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants, and battle on them. They were wondering how these organisms live there. Professor Ahmed explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. Paheli wondered what mushroom and other microorganisms eat. Professor Ahmed replied that they feed upon the deal, plant and animals' tissues and convert them into a dark colored substance called humus. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। उन्होंने सड़ी गली पत्तियों पर नन्हे मशरूम उन्हें शैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीट चींटों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें यह आश्चर्य हो रहा था कि जीव यहाँ कैसे रहते हैं, यह जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो मृदा के यानी मिट्टी के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं यानी डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। These microorganisms play an important role in the forest. इस प्रकार सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Soon, Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. What happens if an animal dies in the forest? Sheila asked. Tibu replied the dead animals become food for vultures, crows, jackals, and insects. In this way, the nutrients are cycled so nothing goes waste in a forest. यह जानकारी मिलते ही पहली ने मृत पत्तियों को हटाना शुरू कर दिया और कुछ देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति ये बताती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों
कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का यह चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। पहली रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट he had not explained why forests are called green lungs। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं बताया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis। The plants help to provide oxygen for animals' respiration। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। That is why forests are called lungs। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम या प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। The children saw clouds forming in the sky। Buju recalled that he had learned about the water cycle in class 6। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूजो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। If there were fewer trees, how will the water cycle be affected? यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू told them that the forest is not just home to plants and animals। टीबू ने बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। Many people also live in the forest। Some of them may belong to different tribes। Tibu explained that these people depend mostly on the forest। The forest provides them with food, shelter, water and medicines। They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के भी हो सकते हैं। टीबू ने बताया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। While Buju was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream। They disappeared into the bushes। The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter। They also protect them from carnivores that live in the forest। बूजो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था। उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों से गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को
भोजन और आश्रय प्रदान करती है। यह उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती है। Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various type of droppings. Professor Ahmed informed them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints. टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ किया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animals dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap, and a bunch of seedlings was sprouting. These seedlings are of the herbs and shrubs. The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. The decaying animals' dung also provides nutrients to the seedling to grow, said Professor Ahmed. After listening to this, Bujo noted in the notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivorous. Larger number of herbivorous means increased availability of food for a variety of carnivorous. The wide variety of animals helps the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity full of life and vitality. बूजो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भ्रंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे और अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। ये सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार से मांस पक्षियों के लिए यानी मांसाहारियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक यानी डिकम्पोजर्स वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। It was about afternoon and the children wanted to go back. Tibu suggested another route for going back. While they were going back, it started raining. However, surprisingly, that they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. The uppermost layer of the forest canopy intercept the flow of raindrop, and most of the water was coming down through the branches and the stems of the trees. From the leaves it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. After about half an hour the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और वनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे के बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। Bujo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बूजो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. It helps maintain the water level throughout the year. Forests not only help in controlling flood but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. Heavy rain may also damage the soil. Roots of trees normally bend the soil together, but in their absence the soil is washed away or eroded. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा जल के लिए प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अविस्रावित होने देते हैं। ये वर्ष भर भूमि जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वर्षा तथा अन्य पौधों के
मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। The children spent an hour at Tibu village. On their way back, the weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to the surrounding forest, they receive good rainfall. The air also remained cool. Noise pollution too is less because the forest absorbs the noise of the nearby highway. The children learnt about the history of village. It surprised them that the village and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest. About 60 years ago, Tibu's grandfather told them that when he was young, the village was not as large as it was now. It was also surrounded by forests. Construction of roads, buildings, industrial development, and increasing demand of wood created pressure on the forest, and it started vanishing. He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees. Professor Ahmed said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as have development. Children prepared a few pictures to show the consequence of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. The children wrote, "Forests provide us with oxygen, they protect soil and provide habitat to a large number of animals. Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. They were a source of medicinal plants, timber, and many other useful products. We must preserve your forests." बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वह लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो पा रहा है और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में, वनों के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वह मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक उपयोगी
उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। ओके, थैंक